हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग मास्टर क्लास करेंगे गणित, पर्यावरण, सामान्य अध्ययन, हिंदी और बाल विकास का, जो कि अभी कंटिन्यू आपका क्लास चल रहा है। आप देखिए, लाइक कीजिए और यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू किया जाए पहला प्रश्न से। मैंने पुस्तक पढ़ी है, कौन सा वाच्य है? तो देखिए ये खुद कर रहा है, मैंने पुस्तक पढ़ी, कौन सा वाच्य है? तो ये कर्तवाच्य हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यही है वाच्य के 3 भेद। अगर किसी में कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें नहीं आए, जैसे राहुल से टहला नहीं जाता है, तो भाववाच्य हो जाएगा। और जिसमें द्वारा लग जाए वो कर्मवाच्य हो जाएगा, और जो बच गया वो कृतवाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है? तो जिसमें कर्म की प्रधानता हो जाएगी, कौन सा वाक्य? वाक्य नहीं, यहाँ वाच्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाच्य होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, कर्म की पहचान किस शब्द से होती है? तो देखिए, कर्ता की पहचान ने से, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की पहचान को से होती है। किससे? को से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछा गया था सक्षमता 2 में, इसलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा सा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य की ओर इंडिकेट किया हूँ। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो लड़की ने दही गिरा दिया, राम रोटी खाया, गलत है। सुधा ने अब तक फीस नहीं लाया, गलत है। पिताजी आज मुझे 1 रुपये दिए हैं, गलत है। लड़की ने दही गिरा दिया, ये बिल्कुल सही वाक्य है और शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? वह दंड पाने के योग्य है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी कोई वाक्य शुद्ध नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है भार्या। अगला प्रश्न है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है? जी चुराना का मतलब होता है काम से भागना। क्या होता है? काम से भागना। नेक्स्ट है गणित का प्रश्न, वह अधिकतम संभावित गति क्या है जिस पर कोई व्यक्ति निश्चित घंटों में 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर की डिस्टेंस किमी चल सकता है? यानी अधिकतम जहाँ भी बोले तो आप क्या कीजिए, मौसौ ज्ञात कर लीजिए, महत्तम समवर्तक। 13 चौका 52 होगा और 63 91 होगा, तो इन दोनों संख्या का महत्तम 13 होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, इसमें चाल और दूरी का ये सवाल नहीं था, ये महत्तम HCF जिससे आप कहते हैं ना, HCF, उसी का सवाल था। अधिकतम संभावित गति कहा है 52 और किसका? 91 का। तो इसका आप HCF मौसौ ज्ञात कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका मौसौ 13 होगा। महत्तम तो आपको निकालने आता होगा, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे महत्तम निकालते हैं। पहला संख्या 52 छोटा है, 1 बढ़ जाएगा 52, घटा 11 में से 2 जाएगा 9, और ये 8 में से, देखिए 8 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। फिर अब 52 उतारेंगे एक बार में, देखिए 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12 होता है, और 4 में से तो ये 13, 13 तिया 39, 13 आ गया ना, 13 तिया 39, तो अब कट जाएगा, इसके बाद 39 आएगा, 13 से कट जाएगा, तो 39 तो 0, तो HCF 13 आ गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 13। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है
तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वृत्त का परिमाप 2πr होता है और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। भुजा उसका a मान लिया और वृत्त की त्रिज्या r मान लिया। तो यहाँ से हमने वृत्त की त्रिज्या में निकाल लूँगा 4a बटा में ये 2π चला जाएगा तो ये कट जाएगा, 2a बटा पाई हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई और r का स्क्वायर। r क्या है देख लीजिए यहाँ पे क्या है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात और ये हमारा हो जाएगा पाई और r आ रहा है 2a बटा पाई तो 4a² और बटा पाई का स्क्वायर यानी पाई गुना पाई लिख सकते हैं। और बटा में वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर तो ये कट जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा। 4 बटा पाई बचा, 4 बटा पाई बचा ना, पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। 4 गुना 7 बटा 22, 2 से ये कटा 2 बार में, 2 से ये कटा 11 बार में, 7 दूनी 14 बटा 11, 14 अनुपात 11 हो जाएगा। फिर से समझिए, यदि कोई वर्ग है तो उसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा और वृत्त का परिमाप यानी सरकमफ्रेंस कह रहा है परिधि वो होता है 2πr। तो ये तो भाषा में कह रखा था कि वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो मैंने यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया, 4a बटा में 2π चला जाएगा तो ये 2 से 4 कटा 2a बटा पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई और r², r का मान है 2a बटा पाई तो 2 का स्क्वायर 4 फिर a का स्क्वायर और नीचे में पाई का स्क्वायर तो पाई गुना पाई। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा ये माना है मैंने, ये कट गया, 1 पाई से 1 पाई कट गया, 4 बटा पाई बचा, पाई का मान मैंने रख दिया 4 बटा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 गुना 7 बटा 22, 2 से ये कट गया दोनों तो 14:11 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या प्रायिकता है कि दिसंबर महीने में 5 रविवार हो। देखिए ये काफ़ी शानदार प्रश्न पूछा था सक्षमता 2 में, ये काफ़ी लाजवाब प्रश्न था, बहुत कम लोगों का सही हुआ था और बहुत सारे लोगों का तुक्का के कारण ये आंसर सही हो गया था। लेकिन ये देखिए बनेगा कैसे, समझ लीजिए आप लोग। दिसंबर महीना जो होता है 31 दिन का होता है तो 4 सप्ताह तो इसमें पूर्णतः हो जाएगा, 7 चौक 28 तो 4 रविवार भी ख़त्म हो गया। अब 31 दिन में 4 सप्ताह जब हो गया 28 दिन तो बचा 3 दिन, तो सोमवार भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर ट्यूसडे से शुरू हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, या 3 दिन ना बचा है अब तो लगातार दिन हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार नहीं शुक्रवार हो जाएगा, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हो जाएगा। देखते चलिएगा, बहुत अच्छे से ये समझा दूंगा ये प्रश्न में। फिर फ्राइडे से शुरू हो जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऐसे ही लिखा हूँ। फिर सैटरडे से शुरू होगा, सैटरडे, संडे, मंडे, फिर संडे से शुरू होगा, संडे, मंडे और ट्यूसडे होगा। तो गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, कुल कंडीशन कितने बनेंगे 7। लेकिन ऐसे कितने कंडीशन है जिसमें संडे आया है, तो ज़रा यहाँ है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक बार संडे, फिर यहाँ 2 और ये 3, इसका मतलब 3 है, कुल संभावित मान 7, तो 3/7 इसका सही जवाब था।
समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, देखिए सीडीपी बाल विकास का प्रश्न आ गया। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए बहुत लोग नहीं छोड़ देते हैं, इन पे गौर कीजिएगा कि अधिगम कठिनाइयों से सीखने में जब किसी बच्चे को कठिनाई हो रही हो तो उसमें शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ डील किया जाएगा। दृश्य स्वयं सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ये जो जटिल वर्ड है, रटना, ये सब निगेटिव वर्ड होता है और निगेटिव ही प्रश्न पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन और सही ऑप्शन। इंग्लिश में भी बड़ा देख सकते हैं आप। देखिए 150 के प्रश्न में निश्चित ऐसे 60 से 70 प्रश्न होंगे जिनका बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो टोटल पे आप तुक्का ही मत मारिएगा। गणित के बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अंत में नीचे पर्यावरण जब आप देखेंगे समय बचा करके, वहाँ भी कॉमन सेंस पे प्रश्न रहते हैं। उसके बाद आप हिंदी में प्रश्न करेंगे ही करेंगे। एक अच्छा प्लान बना करके इस चैनल पे आप स्टडी कर रहे हैं। मैं जो भी सेट ला रहा हूँ, अब अगर आप ईमानदारी से केवल देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरे बातों को, तो 120 प्लस अंक से कम नहीं आएगा। और आप अपने मनोबल को ऊंचा रखिए। आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कभी भी अपने मनोबल को नीचा ना कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब पढ़ेंगे ही नहीं, केवल तुक्का से तो नहीं आएगा 70-80 नंबर। तुक्का काम कब करेगा? जब आप खुद से 150 अंकों में 40 से 45 अंक ला लेंगे खुद से, तो एकदम आना ही आना है, निश्चित है, आता है, कॉमन सेंस है इतने प्रश्न। और उसके बाद सब पे अगर तुक्का मार देंगे तो निश्चित 40 से 50 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो 40-40 80 आपका काम बन जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से आप पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, तो 100 से कम तो हम सोचते ही नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये तो निगेटिव वर्ड है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सभी के लिए मानकीकृत आकलन, सभी के लिए अलग अलग मानकीकृत कैसे आप, ये निगेटिव वर्ड हो गया। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक, ये तो निगेटिव। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। देखिए यहाँ बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि जहाँ आपको एग्जैक्ट उत्तर पता है वहाँ उत्तर के साथ जाइए, और नहीं तब आप बड़ा ऑप्शन के साथ जाइए। तो यहाँ तो बड़ा ऑप्शन ऐसे ही कट गया क्योंकि पॉजिटिव पूछ रहा है, ये निगेटिव है। और जहाँ भी ऑप्शन में सभी दिखाई दे, इनमें से सभी, उसके साथ चले जाइए। या जिस ऑप्शन में दोनों दिखाई दे, वो भी ज़्यादातर चांस होता है कि सही हो, इसके साथ चले जाइए। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी लग रहा है हमसे नाराज़ हैं। एक तो बीच में गला ख़राब था, उसमें भी लेकिन आपको कंटिन्यू वीडियो दे रहा था। फीवर के कारण ही गला ख़राब था। अब ठीक हूँ, कल से फिर स्कूल ज्वाइन कर जाऊँगा क्योंकि रेस्ट में था। तो आप लोग देख रहे हैं तो कम से कम लाइक कीजिए और आगे अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सक्षमता 1 सक्षमता 2 का प्लेलिस्ट का लिंक है, जो पढ़ा चुका हूँ। पूरे PDF जो भी था प्रश्न उसको समझा चुका हूँ। गणित का अलग से है, फिर GK GS का भी है। सभी चीज़ों का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिख करके संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और बहुत जल्द तुक्का तो हर वीडियो में बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा कि 4 तरीके से तुक्का कैसे मारा जाता है। अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। गलत, ये तो निगेटिव हो गया। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे केवल वयस्कों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये भी निगेटिव।
सक्रिय वर्ड जो है भूमिका निभाना, बच्चे एक दूसरे से बात करना, पर्यावरण से सामंजस्य बना करके सीखना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। आगे देख लेते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठता है और यहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो बचपन से वयस्क की ओर जब आप जाते हैं और उस परिवर्तन काल को तूफान का एज भी कहा जाता है, टीनेजर्स, बहुत सारी परिवर्तन डेवलपमेंट को लेकर के, मानसिक संतुलन को लेकर के, होता क्या है इसमें, बच्चों की कदम फिसलने लगता है। टीनेजर्स काफ़ी तूफान डेंजरस एज माना गया है, ये आप लोगों को भी पता है। तो ये हो जाएगा किशोरावस्था, एडोलसेंस। चलिए यही थंबनेल रहेगा। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। ये सहयोगात्मक अधिगम को प्रस्तावित करता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वीवीआई कर लीजिए किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे सीटेट हो, चाहे बीपीएससी टीआरई हो, या केवीएस हो, या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न, भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलें उगाना डैश कहलाता है? तो ये फसल चक्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फसल कॉम्बिनेशन। कह रहा है भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाना, ये फसल संयोजन कहलाता है, क्रॉप कॉम्बिनेशन। हरित क्रांति का तात्पर्य डैश से है? तो हरित क्रांति का तात्पर्य है उच्च उपज विविधता कार्यक्रम। ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पसंद नापसंद पर चर्चा करते हुए एक छात्र कहता है, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। लिंग हू फेन की बात करेगा ये हांगकांग। जब भी हमें सांप खाने का मन होता है तो हम आसपास के होटल में जाकर लिंग हू फेन, ये सीटेट का सबसे प्यारा प्रश्न था, हर साल पूछा जाता था। यह छात्र कहाँ का है? तो हांगकांग का है। हांगकांग के लोग जो सांप का जूस पीते हैं, खाते हैं, उसे लिंग हू फेन कहा जाता है। प्लेग है तो प्लेग है जीवाणु जनित रोग। निम्नलिखित में कौन से खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है दूध, अंडा, पनीर, सभी। तो मैंने कहा था ना कि जहाँ भी आपको सभी दिखाई दे उसके साथ आप आंसर के साथ जाइए, आपका ज़्यादातर चांस होता है कि सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने दुश्मनों से छिपने के लिए अपने शरीर का रंग बदलता है? नहीं कहा जाता है का गिरगिट निहर रंग बदल ले बड़ा तो आप समझ गए होंगे। 1 नंबर मानकर आप लोग कमेंट में उत्तर देंगे। टिहरी बांध आंदोलन मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो टिहरी बांध ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कहाँ थी बेटा? बिस्कुट खा रही हो? खाओ। पढ़ाओगी? कनक पढ़ाओगी? बोलो मम्मिया किधर गई? नेक्स्ट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? 2 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग उत्तर देंगे। 3 नंबर प्रश्न, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, फिर लेकिन बता दूंगा तो आंसर तो आप मार देंगे। चलिए ये आप लोग देंगे उत्तर। मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी और सलीमुल्लाह खां और आगा खां, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक इससे 1 साल पहले बंगाल विभाजन हुआ था, फिर इससे 1 साल बाद कांग्रेस स्प्लाइट हुआ था, फिर इससे 1 साल बाद मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ये सब डेट आप लोगों को याद रखनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, केवल सक्षमता पास होने के लिए ही पढ़ाई आप नहीं कीजिए। इसी चैनल पे जैसे ही विकास प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लिपिक परीक्षा जो भी आएगा,
शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी एग्ज़ाम, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कम प्रश्नों में कम समय में बेहतर तैयारी बिना किसी फ़ी के कराऊंगा, ताकि आप पढ़ें और आपके अगर कोई रिलेशन में हैं तो उन्हें भी ये चैनल शेयर करें और उनको एडवांटेज मिले कि किस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में आता है और हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए। नमक सत्याग्रह के दौरान सर्वाधिक पुलिस बर्बरता कहाँ हुई थी? तो 1930 में जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये जो नमक सत्याग्रह कहा जा रहा है ये नौसारी में काफ़ी बर्बरता हुई थी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय मानक समय जो यामुत्ता रेखा के नाम से भी जाना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है, जो कि भारत के 5 राज्यों से ये गुजरता है। और भारत के 2 गुहार माता और किबिथु पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 4 नंबर मानकर आप लोग उत्तर देंगे। यदि समवर्ती सूची के विषय के लिए बनाए गए कानूनों में कोई विरोधाभास हो तो डैश द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। देखिए, संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जब समवर्ती सूची में कोई कानून बनता है और राज्य का कानून और केंद्र का कानून जब टकरा जाता है तो उसमें मान्य होता है केंद्र का, यानी केंद्र सरकार का मान्य होगा। एक वैक्यूम क्लीनर पर लागत मूल्य 30% अधिक मूल्य अंकित किया गया। गणित का प्रश्न है और इसके अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, मान लीजिए वो 100 रुपये का था, 130 रुपया उस पर अंकित कर दिया गया। कितना अंकित कर दिया गया? 130 रुपया। अब इस पर छूट कितना दिया जा रहा है? 24% की, यानी लिया कितना जाएगा आपसे? 130 का 24% आपने छोड़ दिया तो 76% तो आप लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसमें देखना है कि आपको लाभ कितना होगा। क्रय मूल्य तो आप 100 माने हैं, 100%। 13 छक 78 के 8 हाथ में 7, 63 91 और 7, बताइए कितना होगा? 63 91 और 7 कितना हो जाएगा? 98, और 1 0 था तो दशमलव लग गया। अब 100 में से 98.8 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 1.2, यानी 1.2% का उसे लाभ हो जाएगा। उसने क्या किया कि अपने सामान पे 30% बढ़ा दिया और 24% का ही छूट दिया, तो इस केस में उसको 1.2% का लाभ होगा। एक बार और प्रश्न को समझ लीजिए। 100 रुपये की वस्तु थी, उसने 30% बढ़ाया तो 130 हो गया। अब इसे 130 पे 24% छोड़ रहा है, यानी आपसे 76% तो ले रहा है ना, तो 76/100, 1 0 से 1 0 कटा और ये 98.8 आ गया। 10 से भाग दिए गुना करके। अब जब इतना आया तो उसने 100 की वस्तु को, ठीक है, 130 अंकित किया और 98.8 रुपये में बेचा, तो उसे ये लाभ नहीं हानि। देखिए, मैंने कह दिया लाभ। 100 रुपये की वस्तु को उसने 130 कर दिया और 24% का जब छूट दिया तो उसे 1.2% की हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं एक संसाधन के रूप में देखी जाती है, तो ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बेटा है? क्या बात है? देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले प्रश्न पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, देखिए कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है? केवल निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले,
यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक, ये पॉजिटिव वर्ड बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रोचक, परिवेश, अर्थपूर्ण, लक्ष्य, बातचीत, ये सब सीडीपी में, बाल विकास में पॉजिटिव वर्ड होता है। अगला प्रश्न है, देखिए ये जो अब आपका गणित का प्रश्न मिलेगा, ये हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम एनटीपीसी में पूछा गया है, जो कि है आसान, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया और काफ़ी कट ऑफ डाउन गया है। 2 पेपर होता है, CBT 1, CBT 2, इनका भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। चलिए हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। 1331 का क्यूब रूट है, तो ये 11 का क्यूब है 1331। आइए 1 2 3 4, तो रूट अंडर 4 पे 10,000 है, तो 4 को 0 है तो 1 को 0 लिख लीजिए। ये ख़त्म कहानी रूट का। अब है 5/33 और तब है गुना 30। देखिए 11 तियाँ 33, 3 दहाँ के 30, 10 से 10 कट गया, क्या बचा? 5। उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए प्रश्न देख करके कभी घबराना नहीं है। अब इसमें भी देखिए रीजनिंग पूछा था, रेलवे का ही है। मैं सोचा कि थोड़ा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। इस चैनल पर मैं बहुत जल्द भारत सरकार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे किसी भी राज्य सरकार के द्वारा, और सिलेबस और नोटिफिकेशन के अनुसार मैं तैयारी कराना शुरू करूंगा। और बड़े पैमाने पर स्मार्ट बोर्ड लगा करके, लाइव आ करके, प्रत्येक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी फ़ी किसी से लेना नहीं है, क्योंकि मुझे आप लोगों के केवल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से मतलब है। यूट्यूब खुद पैसा दे देगा, आपसे हम क्यों पैसा लेंगे। देखिए होता क्या है, मेरा सोच है जहाँ तक, कि मान लीजिए मैं किसी चैनल पे पढ़ा रहा हूँ और यहाँ 5,000 लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से 200 से 250 लोगों का, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, सक्षमता तो जितने लोग जुड़े हैं अगर कंटिन्यू देख रहे हैं, कोई फेल नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है, 100% रिजल्ट होगा। हाँ, अन्य कंपटीशन की बात मैं करता हूँ, तो 200 से 250 लोग अगर पास होंगे तो बाकी लोग अनुत्तीर्ण होंगे, क्योंकि उनकी जो कंपटीशन है पूरे, जैसे मान लीजिए 30,000 सीट है तो 30 लाख लोगों के बीच होनी है, और उसमें जो ज़्यादा अंक लाएगा उसी का सिलेक्शन होता है। तो उस केस में अगर मान लीजिए हम उस 5,000 बच्चों से फ़ी ले रहे हैं और 200 का रिज़ल्ट दे रहे हैं, या हो रहा है उसके उनके दम पे, तो इन सभी का तो पैसा बेकार हो जाएगा। पैसा भी गया, समय भी गया, रिज़ल्ट भी नहीं हुआ। इसलिए मैं अपने चैनल पे किसी साथी से पैसा नहीं लेता हूँ, ताकि बाद में वो ये ना कहें कि आपने पढ़ाया और मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। कहने वाले कह देते हैं, लेकिन सक्षमता को तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट आसान है, और उतना भी आसान नहीं है कि बिना पढ़े आप तुक्का से केवल पास हो जाएंगे। तो देखिए प्रश्न है, विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं लेकिन डेंटिस्ट नहीं हैं। 3 लोगों को दर्शाया गया है, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रीशियन, डेंटिस्ट। ये रीजनिंग का सवाल होता है। कह रहा है ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं, तो पहले इलेक्ट्रीशियन वाले में आ जाइए। जो आर्किटेक्ट हैं, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन, ये आर्किटेक्ट 25 हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन नहीं है, लेकिन 9 पे ध्यान दीजिए आप लोग। इलेक्ट्रीशियन भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, लेकिन क्या ये डेंटिस्ट वाले में शामिल है? नहीं है। तो यही 9 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा अनुपात इसमें से कौन सा है, या सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न। इनके बीच में कितने का ऑप्शन अंतर है? 30 का। 40 30 70 होता है। इसके बीच में देख लीजिए 3 और 2, यहाँ 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, 23 का अंतर है। यहाँ देखिए 9 का अंतर है, और यहाँ देख लीजिए बहुत ज़्यादा का अंतर है। तो जहाँ अंतर अंश और हर में कम दिखाई दे, वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाता है या बड़ा अनुपात हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50:59। देखिए एक विज्ञान का प्रश्न पूछा था एनटीपीसी में, काफ़ी आसान होता है। बल जब निकालना हो तो बल का सूत्र हो जाता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और यहाँ पे द्रव्यमान भी दिया है, त्वरण भी दिया है।
त्वरण नहीं दिया है, यहाँ त्वरण देना चाहिए था। कार्यरत शुद्ध बल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रश्न गलत काटा जा सकता है। क्यों गलत काटा जा सकता है बताइए? यहाँ पे ये तो एक समान वेग से चल रहा है। ओहो, देखिए देखिए, प्रश्न बड़ी घुमाया है। हमने सोचा कि यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण दे देता ना, तो बल का जो सूत्र होता है मास गुना त्वरण, और ये तो मास द्रव्यमान 10 kg है और त्वरण 5 हो जाता, तो ये 50 न्यूटन हो जाता। देखिए, जो कि ऑप्शन दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिस्टेक किए होंगे। लेकिन यहाँ एक समान गति से कर रहा है, ना गति बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो जब त्वरण हो ही नहीं रहा है तो बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका जो बल है द्रव्यमान गुना त्वरण है। त्वरण को अगर मैं शून्य कर दूं, क्योंकि एक समान गति से शून्य में किसी से गुना करूंगा तो शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु से 4 गुनी थी? तो देखिए, 40 में से 20 घटाएंगे 20, 25 में से 20 घटाएंगे 5, ये 4 गुनी थी ना, तो उत्तर हो जाएगा 20। ये काफ़ी शानदार प्रश्न था, रेलवे में जो पूछा गया था या औसत का। देखिए, औसत का समान ले 2, 4, 6 का औसत आपको बताना है। तो इसमें क्या किया जाता है? क्या बेटा? इसमें किया जाता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, जैसे आप माध्य निकालते हैं, और कितने 1, 2, 3, 3 से भाग दे दीजिए। जितनी संख्या होंगी उतनी से भाग दीजिएगा। अब मान लीजिए 4 को संख्या होता है तो 4 से, तो ये 6, 4, 10, 2, 12/3, तो ये 4 औसत आ गया। और यहाँ औसत क्या दिया है देखिए ज़रा, व्यक्तियों की एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। उनमें 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। तो 50 और 20 70, यानी 30% बच्चे हैं। अब इनके औसत दिया गया है तो योग निकाल लीजिए। मान लीजिए 100 लोगों में 20 पुरुष हैं, 50 महिलाएं हैं और 30 बच्चे हैं। तो इनका जो ये पुरुष हैं और इनका औसत वजन 45, तो 45 दूनी 90 और 900। 20 पुरुषों का औसत कुल वजन हो गया 900, जोड़ 50 महिलाओं का जो 50 दिया गया है औसत वजन, तो ये 2500 हो गया। और जो 30 बच गए बच्चे, उनका भी औसत वजन 50 है, तो ये 5 × 15, 1500 हो गया। सभी लोगों का वज़न मैंने निकाल लिया, अब जोड़ दीजिए 4900 आ जाएगा। कितना? 4900। और पूरे समूह में कितने लोग थे? तो 100 लोग। 100 से भाग दे दीजिए, 100 लोग थे तो 100 से भाग देंगे, 49। तो पूरे समूह का औसत वज़न कितना आ जाएगा? 49 आ गया उत्तर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ये प्रश्न कल किया था मैंने। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो विशाख दत्त ने। यह प्रश्न करा चुका हूँ। ये सारा प्रश्न बाकी था जो कि आज आपका हो चुका। कल स्क्रीन रुक गया था जिसके कारण से नहीं बता पाया, और इसमें कुछ नए प्रश्न को भी ऐड करके आपको समझा दिया हूँ। फिर अगला वीडियो गणित का लाऊंगा जो मास्टर क्लास होगा, और उससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर 1-2 प्रश्न आता भी है, जो प्रश्न पे आप फंसेंगे उस प्रश्न को छोड़ के आगे वाले प्रश्न पे भागिएगा, ताकि सभी प्रश्न आप 150 देख सकें और 150 में 100 से 120 तक आप स्कोर कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज के लिए